हाँ, तो आज हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट। तो मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको भेजे थे, मतलब क्वेश्चन बैंक करके, तो ये सब है। तो उस पे जाने से पहले थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं नोट्स का। सो जो आपका पार्ट वन, दो पार्ट्स में नोट्स डिवाइड हुए हैं यूनिट थ्री के, तो हम थोड़ा शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं यूनिट थ्री का जो पार्ट वन नोट्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल है, इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स। कुछ चीज़ें आपको प्रायर लगने वाली है समझने के लिए इस यूनिट को, तो हम लोग उसको थोड़ा देख लेते हैं। और फिर जो भी चीज़ें समझ के आपको फिर उसको अप्लाई करना है ना। हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है मैन, दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्टोर्स करता है इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी को, और जो कि एग्जाम्पल है कैपेसिटर्स का। और इंसुलेटर में एनर्जी स्टोर नहीं होती है, और टोटली कोई भी चार्ज को फ्लो नहीं होने देता हो। तो एग्जाम्पल है आपका केबल, ट्रांसमिशन लाइन्स, ये सब चीज़। नेक्स्ट आता है आपका, थोड़ा एक बार गो थ्रू कर देना, टाइप्स ऑफ हाई वोल्टेज है, बहुत ज़रूरी है जानना। तो उसको पांच कैटेगरी में उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। हाई डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, पावर फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नॉर्मल। हाई फ्रीक्वेंसी उसको अगर बढ़ाना होगा तो उसके लिए भी हाई डीसी वोल्ट, इस तरीके से जनरेशन किया जाता है। और जो लेसन यूनिट का नाम क्या, जनरेशन ऑफ हाई एसी वोल्टेज, हाई वोल्टेज करंट। ओके, एंड हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज आपको करना है तो एसी नहीं है पर्टिकुलर, इसमें दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे, एसी डीसी। तो हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब क्या है आपका, कम ड्यूरेशन में होने वाला कौन सा हाई वोल्टेज होता है, ट्रांजिएंट वोल्टेज, दैट इज लाइटनिंग वोल्टेज। और लॉन्ग ड्यूरेशन वाला स्विचिंग वोल्टेज, लाइटनिंग जो कि एक्सटर्नल फॉल्ट करके हम लोग कहते हैं, और स्विचिंग को हम लोग इंटरनल फॉल्ट करके भी कहते हैं। जो आपके कैपेसिटर में जब स्विचिंग होता है तब उसके वजह से आर्किंग प्रोड्यूस होता है, तो वो ठीक है, उस टाइप्स ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेज को भी हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, जनरेशन ऑफ हाई डीसी वोल्टेज, उसके मेथड्स क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द आईसी स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड्स होता है जो कि बताता है कि 1500 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो उसको डीसी करंट सर्किट के लिए अप्लाई करेंगे ना। और 1000 वोल्ट के ऊपर होगा तो हम लोग उसको हाई एसी वोल्टेज के सर्किट का नाम देंगे, ठीक है। और मैंने आपको एक जनरल भी बताया था एक स्टार्टिंग में, कि जो 100 केवी से लेके हम लोग 1 केवी से लेके 350 315 केवी तक हम लोग हाई वोल्टेज कंसिडर करते हैं। फिर बाद में उसके कैटेगरीज बढ़ते जाते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ना, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, तो इस तरीके से उसके कैटेगरीज बढ़ते हैं। और ये जो हाई वोल्टेज होता है वो ऐसा, मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते, हर जगह पे उसका थोड़ा अप्लीकेशन वाइज डिफर होता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट मेथड्स टू जनरेट हाई डीसी वोल्टेज, ये सब मेथड्स है। तो हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर से भी आप कर सकते हो रेक्टिफायर सर्किट, डबलर सर्किट से भी, मल्टीप्लायर, वेन डायग्राम। हम एक बार थोड़ा शॉर्ट देख लेंगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, एक्सप्लेन द रेक्टिफायर सर्किट। तो रेक्टिफायर सर्किट से नॉर्मल करता है एसी को डीसी में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो इनपुट होगा वो एसी होने वाला है, जो हमारे पास अवेलेबल है। इट कैन बी 230 वोल्ट ऑल्सो, उसको हम लोग फिर बढ़ा सकते हैं ट्रांसफॉर्मर से। फिर बाद में अभी देखोगे डीसी आउटपुट में आपको कुछ चीज़ें स्टेडी डीसी वोल्ट मिल रही है, बाकी की चीज़ें क्या हो रही है, बाकी के थोड़े फ्लक्चुएट है। फ्लक्चुएट मतलब क्या है, थोड़ा एसी का इसमें फॉर्म है। So whenever there is an AC forms is present in the output of DC, and that is considered as an ripple. Okay, उसे रिपल करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं रेक्टिफायर सर्किट में। यहाँ पे देखिए रेक्टिफायर सर्किट केस कौन से यूज किए जाते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस इलेक्ट्रॉन ट्यूब करके, जिसको यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए 20 केवी तक का। और एक क्वेश्चन यहाँ पे नीचे आएगा कि क्यों हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए। तो जो भी सर्किट होता है इसको इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, वोल्टेज वेरी होता है। तो अभी हमें वोल्टेज कुछ अगर बढ़ाना है तो हम लोग इसको सीरीज कनेक्शन में सर्किट से कनेक्ट करें। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर सर्किट, एक बार गो थ्रू करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें एक पॉजिटिव साइकिल मिलता है तो नेगेटिव साइकिल नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू सर्किट। फुल वेव में आपको वो मिल जाता है।
तो यहाँ पे देखिए क्या ऑब्जर्व क्या किया गया। नॉर्मल छोटे सर्किट जो हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, रेक्टिफायर सर्किट विदाउट कैपेसिटर यूज़ करते थे। तो रीज़न ऐसा था कि जो आउटपुट मिलता था हमें कैसे मिलता था, कुछ अमाउंट ऑफ उसमें एसी कंपोनेंट मिलते थे, दिख रहा है आपको, पूरा डीसी नहीं मिल रहा था। तो अगर हमें पूरा उसका अगर डीसी फॉर्म में चाहिए ना, तो उसके लिए हमें फिल्टर की ज़रूरत लगेगी, तो हम लोग एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। सेम चीज़ है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर दिखा है और यहाँ पे नहीं दिखा है, पर आपको भी बताइए अगर हम लोग बड़ा वोल्टेज जनरेट करें तो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत लगने वाली है, इसीलिए यहाँ पे दिखा है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा तो उस वक्त जो डायोड होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और उसके वजह से जो भी आपके लोड जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, जिसमें नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिलती, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, डायोड रिवर्स बायस होता है, जिसकी वजह से कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जाता है, ठीक है। तो जो भी है, तो इसके वजह से हमें आउटपुट में वेवफॉर्म में भी बहुत कम मिलेगा। इट इज़ नेग्लिजिबल, इसलिए थोड़ा सा उसको जीरो फॉर्म में दिखा है, नो नेगेटिव हाफ साइकिल। सेम चीज़ है। अभी हाफ वे रेक्टिफायर विद कैपेसिटर में क्या होता है कि जो भी आपका सी होता है, दैट सी इज चूजन दैट द टाइम कांस्टेंट सी आर इज 10 टाइम्स दैट ऑफ द एसी सप्लाई, ठीक है। जो भी उसका वैल्यू होगा सी आर का, वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग एसी सप्लाई के, इस अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे किया जाता है। और एक चीज़ क्या है, कैपेसिटर चार्ज होता है वी मैक्स तक, और नेक्स्ट हाफ साइकिल द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज टू द लोड, ठीक है। तो वो आपको ऑब्जर्व होगा अभी किस तरीके से होता है। एक साइकिल में चार्ज होगा, दूसरे साइकिल में पूरा का पूरा आपको आउटपुट जीरो नहीं मिलता, उसमें डिस्चार्जिंग की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलेगा। कैसे होगा चेक करते हैं। हाफ वे रेक्टिफायर है, हाफ वे रेक्टिफायर में यहाँ पे रिवर्स बायस डायोड ओपन सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल सर्किट है, ओपन सर्किट सेम चीज़ है, पर ये विदाउट कैपेसिटर का सर्किट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट भी है। फुल वेव में सेम चीज़ होती है, दो डायोड लगते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मर होता है कैसे होता है, सेंटर टैपिंग होता है ना, जिसके थ्रू अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब भी वो लोड के एक डायरेक्शन से ही फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगा, और वापस जब नेगेटिव हाफ साइकिल होता है तब भी वो उस दौरान ही फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन से फ्लो होता है ऐसा लोड के, ये उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि नेगेटिव हाफ साइकिल में भी देखिए आपका कंडक्ट तो हो रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर, तो इस तरीके से आपको ये जो दिख रहा है कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, देखिए नेगेटिव, ये आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। तो क्या है डिसएडवांटेज रेक्टिफायर के, कि फुल वेव रेक्टिफायर में आपको देखो क्या लगने वाला है, द साइज ऑफ सर्किट कैपेसिटर लार्ज होता है डीसी वोल्टेज जनरेशन में, ठीक है। तो एक तो कैपेसिटर का साइज वो तो मैटर करेगा, सर्किट का भी। दूसरी चीज़ क्या है, सर्किट सोर्स ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर सेंटर टैपिंग, जो इसको थोड़ा सर्किट को कॉम्प्लेक्स कर देता है, ठीक है। चलिए, तो आगे जाते हैं, थोड़ा कॉस्टली भी बन जाते हैं सर्किट, सेंटर टैपिंग करना पड़ेगा, वो भी एक रीज़न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है वोल्टेज डेवलपर सर्किट। अब बात आती है कि हमने देखा था कि डीसी जनरेशन हाई डीसी वोल्टेज के लिए हम लोग वोल्टेज डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसका डेफिनेशन याद रखना आपको। कोई भी क्वेश्चन होगा उसका डेफिनेशन, फिर उसका डायग्राम, एंड उसके बारे में थोड़ा वर्किंग, फिर उसकी कुछ एडवांटेजेस हो गए तो लिमिटेशन हो गए, और उसका अप्लीकेशन, इस दौरान आपको उसको समझ कुछ ग्राफ होगा तो ग्राफ के बारे में बता देना ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आता है और कवर भी हो जाता है। तो वोल्टेज डबलर में क्या ध्यान देना है, जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज होने वाला वो क्या करता है वोल्टेज डबलर, इट कन्वर्ट्स हाई एसी पीक वोल्टेज into, sorry, it converts a peak voltage into a टू टाइम्स ऑफ एन पीक डीसी वोल्टेज, ठीक है। तो उसको पीक वोल्टेज को ही वो कन्वर्ट कर रहा है डबल में, इसलिए उसका नाम है वोल्टेज डबल। यहाँ पे आपको दिखेगा भी डेफिनेशन है क्या है, चलिए देख लेते हैं नीचे, अच्छा डिफाइन किया है। हाँ, हाफ वेव इज अ वोल्टेज मल्टीप्लाई विद अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ टू। इसके पास दो डायोड होते हैं, दो कैपेसिटर होते हैं, और उसके इनपुट में एसी होता है, पीक वोल्टेज वी एम,
हाँ, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स एसी पीक वोल्टेज वीएम जो भी इनटू द डीसी पीक वोल्टेज दैट इज 2 वीएम। ठीक है, समझ लेना आपको थोड़ा। आप देख सकते हो आउटपुट वेवफॉर्म कैसे इनपुट में एसी था, वो आउटपुट में आपको डीसी मिलता है, बट वो पूरा थोड़ा सा उसमें है चीज़ें, बट वो पूरा का पूरा जीरो नहीं मिलता नेगेटिव साइकिल ना। तो इस तरीके से मिलेगा आपका आउटपुट। वर्किंग है, वर्किंग में आपको बता देना है पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए, अभी अगर ये प्लस है और माइनस है यहाँ पे अगर मैं थोड़ा कुछ यूज़ कर सकता तो ड्रॉ कर देते, थोड़ा ये अच्छा हो जाएगा। 1 मिनट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। वी विल यूज कलर ऑफ यहाँ पे, चलिए ऑरेंज करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर आपका ये जो D1 है, D1 अभी कैसे है, D1 का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जा रहा है और D2 का लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो आपका सप्लाई अगर यहाँ पे प्लस है फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल और यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस से तो करंट क्या होगा, करंट यहाँ से आएगा आएगा। और अगर देखो यहाँ तो जाने का चांस नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको अपोज कर रहा है, बट वो करंट नीचे जाने के चांस है क्योंकि यहाँ पे डायोड्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस दौरान आपका जो भी सर्किट का करंट है वो सिर्फ एक ही सर्किट में घूमेगा। तो आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उसमें आपको क्या मिलेगा, वीएम मिलता है। जो आपने इनपुट दिया वही चीज़ आपको मिलते जाती है। फॉर द पॉजिटिव इसको थोड़ा सा हम लोग अभी एक काम करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में वही चीज़ क्या हो जाएगी, आपका D1 रिवर्स बायस हो जाएगा। इसको थोड़ा, हाँ, आपका VMA हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, D1 विल बी रिवर्स बायस, D2 विल बी फॉरवर्ड बायस। और ये पूरा का पूरा आपको सेकेंड टाइम में आपका आउटपुट वोल्टेज कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं नीचे। 1 मिनट, किस दौरान होता है। हाँ, देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, अच्छा पहले उन्होंने नेगेटिव हाफ साइकिल किया है, और ड्यूरिंग द पॉजिटिव D1 D2 रिवर्स द फर्स्ट कैपेसिटर चार्ज। ठीक है, हाँ, जब आपका रिवर्स बायस होता है नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव में आपका D1 तो रिवर्स बायस होकर D2 मिलेगा, और उस दौरान कैपेसिटर कांट डिस्चार्ज, तो आपको जो भी आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा उस टाइम 2 वीएम मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो पूरा सर्किट आपका वर्क होने लग जाता है, और बाद में फिर से वो डिस्चार्ज होगा, ऐसा करते करते सर्किट पास होता है। तो फुल वेव डबलर सर्किट में भी सेम चीज़ होगी, इसमें सिर्फ क्या होगा, इनपुट एंड द आउटपुट इज ऑल्सो 2 टाइम्स ऑफ एन पीक वोल्टेज। ओके, हाँ, बट इसमें 2 डायोड लगने वाले हैं, तो आपका जो भी परफॉर्मेंस है आउटपुट का थोड़ा सा ये हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे आते हैं हम लोग नीचे। नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे दिया है, तो वोल्टेज डबलर सर्किट का क्या हो जाता है, रिप्लेस करता है हैवी ट्रांसफॉर्मर को। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर हैवी सेंटर टाइपिंग, ये सब जरूरत पड़े नहीं। और नेगेटिव वोल्टेज ऑल्सो क्रिएटेड बाय रिवर्सिंग, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल जाती है। एप्लीकेशन है यहाँ पे टेलीविजन CRT एक्सरे सिस्टम में, एक बार आप थोड़ा देख लीजिए। थोड़ा ये बहुत स्टार्टिंग था तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगा इसको समझने के लिए। अभी देखिए अलग सर्किट्स लगते हैं इसमें, व्हीलर सर्किट देने चाहिए, सब जाना नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डबलर सर्किट, थोड़ा देख लीजिएगा आपके लिए असाइनमेंट। हाँ, यहाँ पर इनपुट है और हाई डीसी वोल्टेज किस तरीके से होता है, अभी नेक्स्ट पार्ट आता है वोल्टेज मल्टीप्लाई। डबलर तो कर दिया, बट अगर हमें ट्रिपलर करना है, 4 टाइम्स करना है, क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट यूज करते हैं। क्या करता है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट कन्वर्ट AC इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम अ लोअर वोल्टेज टू एन हायर DC voltage, typically using a network of capacitor and diode। ठीक है, तो इस दौरान इसका थोड़ा सर्किट है। 1 मिनट, थोड़ा नीचे चला गया। तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट आता है वोल्टेज मल्टीप्लायर का एग्जांपल है कॉकरोट वोल्टन वोल्टन करके क्या है थोड़ा देख लेते हैं। इस तरह के थोड़ा एक सर्किट है आपको विजुअलाइज करने के लिए।
हाँ, तो हाई डीसी वोल्टेज में कर रहा है मल्टीपल टाइम्स में ये, जिसके अंदर नेटवर्क्स ऑफ क्या है, कैपेसिटर्स एंड डायोड्स लगने वाले। चले जाते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, वोल्टेज डबलर सर्किट है। तो हाफ वेव देखा हमने, वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टेज क्वाड्रपलर। ट्रिपलर मीन्स 3 टाइम्स, क्वाड्रपलर मीन्स 4 टाइम्स। तो एक सर्किट है कॉकरोच का। देखिए थोड़ा सिमिलर है हाफ वेव की तरह ही, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये वाला पार्ट देख लेते हैं। हाँ, इसका जो हाफ वेव हमने देखा था डबलर सर्किट, उसमें क्या था, एक C1 लगा था, फिर D1 लगा था हाफ वेव में, और C1 है, D1 है। दिस सर्किट विथ C2 D2। तो ये जो आपको फर्स्ट वाला पार्ट मिलेगा, इट इज सिमिलर टू विच काइंड ऑफ, इट इज सिमिलर टू फुल वेव हाफ फुल वेव डबलर सर्किट की तरह ये काम करेगा। ठीक है, एक पहला सर्किट, और दूसरा सर्किट आपका दूसरे फुल वेव डबलर की तरह काम करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, एक मिनट आप थोड़ा रफ कर लेते हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे थोड़ा इसको, तो एक ये वाला इसका एक सर्किट है। ठीक है, एक ये सर्किट हो गया, दो डायोड C1 C2 D1। ठीक है, क्या कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। और इसके बाद इसका नेक्स्ट सर्किट कहाँ से काम करेगा, नेक्स्ट सर्किट के लिए यहाँ से C3 D3 C4 D4, एक सर्किट हो गया। ऐसे दो सर्किट यहाँ पे फॉलो हो रहे, और आउटपुट में आपको 4 VS मिलेगा। थोड़ा अच्छे से इसको थोड़ा देख लेते हैं नीचे आके। तो इस तरीके से सर्किट है, इसको थोड़ा आप अगर अच्छे से थोड़ा इसको सर्किट को डिज़ाइन करोगे तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व होगा। ठीक है, C1 C2, और उसमें एक डायोड लग रहा है, दो डायोड लगेंगे, 1 2। ठीक है, दो कैपेसिटर्स लग रहे हैं C1 C2 एंड D1 D2, जो कि हमारा वोल्टेज डबलर सर्किट ही है ना। पर इसमें दो सर्किट लगने वाले हैं एक तरीके से। चलिए, दो वोल्टेज डबलर सर्किट हो रहे हैं। फुल वेव को थोड़ा बाजू में रखते हैं, सिर्फ वोल्टेज डबलर को ध्यान रखते हैं। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, वर्किंग दिखाई है आपको। सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका ये वाला पार्ट एक्टिव होगा, जहाँ पे रेड दिख रहा है आपको। ऐसा करते हुए आपको आउटपुट में एक सर्किट का, दो सर्किट का ऐसा मिला के आपको, अगर जितने नंबर ऑफ आपके सर्किट्स होंगे उतने एन टाइम्स ऑफ वी एस आपको आउटपुट। कॉकरोच वॉल्टन है, तो एक सर्किट है किसका है, कॉकरोच वॉल्टन। दो साइंटिस्ट मिलाकर उन्होंने इसको थोड़ा समझा था, इस चीज़ों को। ठीक है, तो समझाया था। और इसमें आप देख सकते हो इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है इसमें। हाँ, ये सब चीज़ों को थोड़ा अच्छे से और मैंने नीचे दूसरे स्लाइड्स में बताया, थोड़ा हम उसको देख लेंगे। फिलहाल देख लीजिए क्या हो रहा है, D1 हो रहा है, D2 हो रहा है, ऐसे मल्टीपल सर्किट है, DN करके, और आखिरी में लोड है ना। चलिए, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है थोड़ा वर्किंग है। कॉकरोच वोल्टन का जो सर्किट है वो रियल में इस तरीके से, थोड़ा प्रैक्टिकल लैब में जहाँ पे इसको टेस्टिंग किया जाता है, इससे टेस्ट किया जाता है बाकी के इक्विपमेंट्स को। तो इस तरीके से होता है। साइज आप देख सकते हो, अंदाज लगा सकते हो। तो 750 केवी कॉकरोच वोल्टा एक्सेलरेटर जापानीज में यहाँ पे यूज किया है वहाँ पर। ऐसे कुछ उसके हिस्ट्रीज भी है कॉकरोच। थोड़ा एक बार आप गो थ्रू कर दीजिएगा। हाँ, समरी है कि क्या क्या चीज़ें मल्टीप्लायर में आती है, उसका थोड़ा एक दिया है। वेलड करके भी है, जो मैंने आखिरी में देखा है। चलो नीचे देख लेते हैं। हाफ वे रेक्टिफायर है। हाँ देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर समझाया था उसके बारे में थोड़े कुछ नोट्स हैं आपको बताने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न वे। तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसेस कैसी हो रही है ना चीज़ें। ये हाफ वे में इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज डबलर सर्किट होता है, तो इसको थोड़ा कलर फॉर्म में बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आप देख लेना आपको समझेगा किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। तो देखिए, मैंने ऊपर जो सर्किट दिखाया था उसमें R1 कैसा था, ऊपर ऐसा था, और यहाँ पे R2 इस तरीके से। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप इस तरीके से इसको फॉलो करोगे तो समझेगा ऊपर। ठीक है, ऊपर वाला भी सर्किट था,
बट ये वाला आप देखोगे थोड़ा आपको इजीली कलर में थोड़ा चीज़ों में समझेगा, तो आप ये फॉलो करो। ठीक है, वोल्टेज डबलर वेव फॉर्म है। यहाँ पे आपको इस तरीके से आउटपुट मिलता है। जो वन है आपका इनपुट है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइकिल पहले भेजेगा, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। और अल्टीमेटली टू मतलब क्या है आपका, जिसमें विदाउट कंडेंसर है। और थ्री में देखो आपको डीसी वेवफॉर्म मिल जाता है। हाँ, तो ऑपरेशन है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप एक बार किस तरीके से कैसे हो रहा है, पूछना मुझे वैसे। हम्म, इसमें हाँ, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको कवर करनी है, मेन मेन चीज़ें कवर करिए। पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इतना आपको पता चल गया फिर भी ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर का किस तरीके से उसको सर्किट में डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में थोड़ा उन्होंने बताया। हाँ, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कॉकरोच वोल्टन वोल्टेज। तो इसमें आप देख सकते हो, थोड़ा अच्छा लगा मुझे कि D1 उसको उन्होंने डिफाइन किया है। D1 D3 का फॉर्मूला है D2n-1 और D2 D4 का है D2। तो एक सर्किट के अंदर आपके दो डायोड लगेंगे और दो कैपेसिटर लगेंगे, जो आपको वोल्टेज डबलर फॉर्म करता है ना। तो इस तरह आपको पॉजिटिव साइकिल में किस तरीके से क्या मिलेगा और जो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या मिलेगा आपको दिखा देगा। ठीक है। ये आपका C2n आखिरी में मिलेगा, C1 है C2 है, दो कैपेसिटर के अक्रॉस कैसा वोल्टेज आता है और आखिरी में यहाँ पे कैसा मिलता है आपको ना, ये करके। तो छोटा सा एक सैंपल है, आप थोड़ा देख सकते हो। इसमें कुछ फॉर्मूला है, आपको काम आएगा ये न्यूमेरिकल, जो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। कुछ नहीं है, पहला आपको पूछा जाता है, क्या पूछते हैं, रिपल वोल्टेज, उसके लिए काम आएगा। फिर वोल्टेज रेगुलेशन और आखिरी में आपको मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज का एक फॉर्मूला, मतलब कितने आपके कॉम्बिनेशन लगेंगे जिसके थ्रू ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब कितने नंबर ऑफ सर्किट्स लगने वाले हैं फॉर, कितने नंबर ऑफ स्टेजेस लगने वाले हैं फॉर मेकिंग द इफ इस पूरे ऑपरेशन, इस पूरे सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वैंडेग्राफ जनरेटर है। पर उसके पहले कुछ चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, वैंडेग्राफ, वैंडेग्राफ जनरेटर का सर्किट देख लीजिएगा आप थोड़ा किस तरीके से यहाँ पे ना। पार्ट टू में मैं आऊँगा तब आपको थोड़ा समझेगा। यहाँ पे मेरा पार्ट टू में वैंडेग्राफ के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें आई है ना। चलिए कुछ नहीं। हाँ, तो वैंडेग्राफ को आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने डाला था वैंडेग्राफ का, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी जनरेशन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू। यहाँ पे पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 8 समझा है क्या होता है वेंडेग्राफ जनरेटर। ये भी डीसी वोल्टेज ही प्रोवाइड करता है। ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से करता है थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें देखो आपको इनपुट में नीचे एक मोटर दिख रहा है, उस मोटर के बाद उस मोटर को कनेक्ट किया इस पुली के साथ। एक है आपका डाउन पुली, ऊपर है अपर पुली। तो जो डाउन पुली है, डाउन पुली के अंदर आप जैसे ही मोटर का जो शाफ्ट होगा वो कनेक्ट होगा, तो उसके वजह से ये भी आपका डाउन पुली घूमने लग जाएगा। और उसी डाउन पुली के साथ कुछ उसमें यहाँ पे कंट्रोलेबल स्प्रे वोल्टेज लगा है, जो कि कोम की तरह होता है ना। वो क्या करेगा, वोल्टेज को स्प्रे करने के लिए, सब चीज़ों को काम आएगा। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए काम आता है। और उसके बाद आपका जो भी चार्जेस है वो फ्लक्चुएट पास होते हैं फ्रॉम दिस बेल्ट टू अपवर्ड, इस तरीके से। जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव साइकिल और नीचे आता है तो नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव वाले हैं क्या होगा, वो जो आपके ऊपर का लेयर होता है वो कैसे होता है, थोड़ा इट इज़ स्पेरिकल टाइप होता है, सेमी स्पेरिकल। और वो क्या करता है, उस चार्ज को वो कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक दिखा रहेगा कलेक्टर, कलेक्टर उस चार्जेस को अपने पास ले लेता है। और यहाँ पे ऊपर स्प्रे पॉइंट भी है। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज नीचे एक डायरेक्शन से फ्लो होते हैं और एक डायरेक्शन से पॉजिटिव, इस दौरान यहाँ पे पूरा घूमने लगता है। अब ये नेगेटिव चार्ज आए कहाँ से, ये नेगेटिव चार्ज आपके आते हैं, चलो देख लेते हैं नीचे। बेल्ट है, कुछ कंपोनेंट से किस तरीके से क्या हो रहा है चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स से थोड़ा दिखाएंगे। हाई वोल्टेज लेवल, यहाँ पे चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं एक पॉइंट से लेके हाई इलेक्ट्रोड सेल्फ इंडक्सिंग अरेंजमेंट। So as the pulley is at higher potential, positive negative charge due to corona discharge at the uppers are collected by the belt. Okay, this neutralizes any remaining positive charge on the belt and leaves an excess of negative charge. हाँ, अभी इस पॉइंट पे क्या आ रहा है देखिए, जो भी आपके पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा था नीचे से लेके ऊपर,
तो नेगेटिव चार्ज कोरोना डिस्चार्ज के पास है, अभी कैसे हुआ कोरोना डिस्चार्ज? तो ऊपर का जो अपर स्प्रे पॉइंट है, तो एक साइड में आपके पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं और ऊपर के साइड में आपके नेगेटिव चार्ज। ये नॉर्मली हो जाता है। क्यों? कोरोना कब होता है? जब भी आपका जो भी कंडक्टर है वो कांटेक्ट में आता है एयर के, तो एयर के कांटेक्ट के आने की वजह से आपके एयर में भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर भी वोल्टेज ट्रांसफर होना शुरू होता है। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना, तो आपका इनर सराउंडिंग पॉजिटिव है, बाहर का सराउंडिंग नेगेटिव। तो जो नेगेटिव में जो स्प्रे पॉइंट होता है वो क्या करेगा, उसके अमाउंट को बढ़ा देगा और उस चार्ज को फिर अल्टीमेटली फिर से वो नेगेटिव चार्ज को स्प्रे करेगा, ऐसा। ठीक है। चलिए, तो नीचे आते हैं यहाँ पे। समरी थोड़ा देख लीजिएगा किस तरीके से उसका फॉर्म होता है, क्या इसका रीज़न है। आउटपुट इज रिपल फ्री बट विथ अ लो करंट डिलीवरी, बट इसमें करंट डिलीवरी थोड़ा कम होता है। ओके। हम्म। कैस्केडियन ट्रांसफॉर्मर एक क्वेश्चन आएगा आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैस्केडियन ट्रांसफॉर्मर इसके बारे में थोड़ा समझेंगे बाद में, एक बार देख लीजिएगा। कुछ नहीं इसके अंदर, देखिए क्या हो रहा है। एक ये ट्रांसफॉर्मर है और सेकंड ट्रांसफॉर्मर एंड थर्ड ट्रांसफॉर्मर। इसमें तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है आप सभी को। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर का जो वाइंडिंग है ए डैश और है। सेकेंड जो उसी ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या है, सेकेंडरी नहीं है, वो टर्शरी वाइंडिंग। उसमें तीन है ना। तो देखिए एक सी डैश सी है और एक बी और डी है ना, और बीच में बी डैश और बी। तो हर एक का पोटेंशियल थोड़ा अलग होता है इसमें तीन पार्ट में ना। तो सी डैश बी का अलग है, बी डैश बी का अलग है, तो voltage। हाँ, अभी क्या ध्यान रखना आपको, जो भी टर्शरी का जो वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग इज बी डी एंड टर्शरी वाइंडिंग इज सी डैश एंड सी। तो सी डैश और सी का जो वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज वी वन। अभी वही टर्शरी वाइंडिंग बिकम अ प्राइमरी फॉर द सेकेंड ट्रांसफॉर्मर ना। तो इसमें क्या होता है, हर एक का आपको वोल्टेज मिलेगा। देखो पहले V1 था, फिर इसमें V2 मिला, फिर उसी V2 के बाद यहाँ पे 2V2 हुआ, 3V2 हुआ, ऐसा वोल्टेज बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम, एसी वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इट इज़ अ हाई एसी वोल्टेज जनरेटर ना। और बीच में क्या है यहाँ पे V करके वोल्ट मीटर। इट इज़ नॉट अ वोल्ट मीटर, इट इज़ अ पोटेंशियल डिवाइडर। हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। इट इज़ फॉर मेजरमेंट पर्पस। और हर एक चीज़ में जी जी दिख रहा है। जी क्या है यहाँ पे, ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस है। जो क्या कर रहा है, इट मेंटेन्स द ग्राउंड का रेजिस्टेंस मेंटेन करता है, जो कि नेसेसरी होता है फॉर मेंटेनिंग फॉर जनरेशन ऑफ सच काइंड ऑफ हाई वोल्टेज। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है हमें। हाँ, कैस्केडेड ट्रांसफार्मर का V1 क्या है, V2 क्या है, थोड़ा कुछ बारे में बताया यहाँ पे। थोड़ा आप लोग एक बार देख लीजिए इस चीज़ को ना, रीड करोगे तो समझ जाएगा आपको क्या है। ट्रांसफॉर्मर रेटेड क्या है, 1 MVA 1 MV नाउअडेज अवेलेबल। ठीक है। थोड़ा इस तरीके से पार्ट टू में थोड़ा जल्दी से मैं ओपन करता हूँ पार्ट टू। यूनिट सॉरी यूनिट थ्री पार्ट। सो इसको हम लोग एक इसमें ओपन करते हैं एक्सप्लोरर में। ओपन एच। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसमें। तो आप देख सकते हो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है यहाँ पे, व्हीलर कास्केड करके एक नॉर्मल एक डाला है। ठीक है। क्या है, साइंटिस्ट मैंने बताया था, वो भी एक पार्ट था, इसलिए एक नॉर्मल इस तरीके से आ चुका है। कुछ नहीं। हाँ, चलो देखते हैं यहाँ पे। वेंडेग्राफ जनरेटर, वेंडेग्राफ जनरेटर का पार्ट क्या है, हमने पढ़ा था जस्ट अभी वेंडेग्राफ, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें यहाँ पे, उसकी एप्लीकेशन क्या है वो सब चीज़ें, प्रिंसिपल। हाँ, तो देखिए अभी जो नेगेटिव चार्ज जो आ रहा था ना यहाँ पे, इम्पार्ट हो रहा था, वो कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग से इलेक्ट्रोड लगाया था। तो जब वो इलेक्ट्रोड यहाँ पे आता है तो उसकी वजह से कोरोना डिस्चार्ज आपको ऑब्जर्व हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मीडियम में दिखेगा कि एयर मीडियम में वोल्टेज स्प्रेड हो रहा है। तो ये पूरा
प्रैक्टिकल वाला सर्किट है और यहाँ पे आपको कोम दिख रहा है, दिस इज द कोम, दिस इज द अपर कोम फॉर स्प्रेडिंग द चार्ज। ये कलेक्टर है ऊपर का, और नीचे का जो चार्ज है क्या है, दिस इज फॉर द स्प्रेडिंग ना। ये ये वाला पार्ट आपका डाउनवर्ड कोम में और ये वाला ऊपर। तो इस तरीके से वोल्टेज भी कंट्रोल होता है और कलेक्ट भी होता है। चलिए जाते हैं। इस तरह देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व होता है कोरोना डिस्चार्ज। वैंडेग्राफ जनरेटर सर्किट है प्रैक्टिकल वाला, एक बार आप लोग इसको गो थ्रू कर दीजिएगा किस तरीके से होता है, हर एक पार्ट्स के बारे में किस तरीके से फ्लो होता है, क्या होता है, आपको जो इजी वाला डायग्राम लगेगा उसका अप्लाई करें। ठीक है, चलिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ये कुछ छोटा सा एग्जांपल है किस तरीके से थोड़ा गेम भी, एक गेमिंग जोन भी बनाते हैं और थोड़ा फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस। शॉक लगता नहीं है, क्यों नहीं लगता, क्योंकि जो भी हम लोग उसको इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड कैसे काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज, जो भी उसका चार्ज है वो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो वो अपने बॉडी में इतने इफेक्ट नहीं करते, ट्रांसफर हो जाते हैं उस कोम के थ्रू, उस सर्किट के थ्रू। ठीक है, तो 1 मिनट, यहाँ पे कुछ वो पार्ट आ चुके हैं, मैं थोड़ा इसको एडिट करता हूँ। हाँ, ये जो पार्ट है क्या है, कैस्केडेड ट्रांसफार्मर का ही पार्ट है, एडवांटेज लिमिटेशन, जो हमने पार्ट 1 में देखा था उसके समरी ना, उसका ये थोड़ा मैं उसको एडिट करके आपको भेजता हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, प्रोसेसर जनरेशन ऑफ हाई इम्पल्स वोल्टेज। तो इम्पल्स वोल्टेज होता है, इसमें वेव फ्रंट टाइम है 1.2 माइक्रो सेकेंड का, और वेव टेल टाइम है 0.24, मतलब कि यहाँ से लेके T2 तक, 01 T1 T2 दिख रहा है आपको, T2 तक जो पॉइंट मिलेगा, दिस इज योर वेव फ्रंट, और वेव टेल टाइम है आपका T4 तक, ओ T4 तक 50 माइक्रो सेकेंड, जीरो से लेके T4 तक। तो जो भी आपका इम्पल्स वोल्टेज होता है, स्टार्टिंग में पीक पकड़ता है, फिर वो एक पॉइंट पे आने के बाद 50 पॉइंट तक आता है, 50 पॉइंट पे आने तक उसको 50 सेकेंड, मतलब उधर खत्म, उसको वेव टेल बोला है, और जो उसका पीक पॉइंट होता है उसको वेव फ्रंट बोलता है। यहाँ तक आता है, उसको थोड़ा डिफाइन किया है, उसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन में भी डिफाइन करते हैं, v इज इक्वल टू वी जीरो ई रेस टू माइनस अल्फा टी। जैसे हमारे एसी वोल्टेज को हम लोग डिफाइन करते हैं ना, क्या करते हैं, वी जो भी वोल्टेज इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू, जो हमारा एसी वेवफॉर्म इक्वेशन होता है, वैसे हम लोग इसको भी डिनोट करते हैं। थोड़ा एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा किससे होता है। 1 माइनस अल्फा टी कुछ ऐसा होता है ना आपका एसी वेवफॉर्म, उस दौरान वैसे राइट। हाँ, तो इसमें क्या ध्यान देना आपको, नीचे आते हैं। हाँ, बेसिक इम्पल्स सर्किट में क्या होता है, इसमें देखिए इनपुट में आपको एक V दिख रहा है, C1 दिख रहा है ना, और यहाँ पे एस हो रहा है, एस ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एस इज अ स्पेयर गैप, जो कि कैपेसिटर की तरह काम करेगा फिलहाल के लिए। तो देखो यहाँ पे जो इनपुट है वो क्या है, डीसी, जो भी आपका वोल्टेज था वो स्टोर हो रहा है, डीसी वोल्टेज इज स्टोर इन दिस कैपेसिटर ना। तो हमने क्या समझा था कि इनपुट में हमेशा एसी होता है, बट उसी एसी को हम लोग जब फ्लो करेंगे तो वो एक कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जो कि आपको यहाँ पे फॉलो हो। ठीक है, अभी वही आगे आगे बढ़ते बढ़ते आपका अल्टीमेटली हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, अभी हाई इम्पल्स वोल्टेज जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनपुट में इस दौरान इम्पल्स के वक्त आपको इनपुट में डीसी वोल्टेज दिखाना है, C1 के पास स्टोर हो रहा है। अभी वही वोल्टेज यहाँ पे जाएगा तो R1 R2 के उसको फॉलो करना पड़ेगा। R1 R2 क्या करेगा, वेव शेप करेगा, वेव फ्रंट और वेव टेल को क्रिएट करने, ठीक है, और C2 में आपके अक्रॉस में यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे R1 R2 ऐसे 3 रजिस्टर भी लगाए, क्यों लगाए हम लोग थोड़ा नीचे देख लेंगे उसको, सर्किट 1 सर्किट 2, थोड़ा एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्या रहता है, कैसे रहता है वो, तो इसके पीछे रीज़न है R1 R2 के पीछे। R1, हाँ, देखिए यहाँ पे सर्किट 1 जो है मोस्टली जनरेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सर्किट 2 में क्या किया, रेजिस्टेंस R1 प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ R2 टू ऑब्टेन बेटर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। ठीक है,
वही रीज़न है, वेव फ्रंट टाइम का फॉर्मूला है। और वेव, तो क्या हो क्या रहा है, वेव शेप जो कंट्रोल है, लोड कैपेसिटेंस C2 इस चार्ज हो रहा है यहाँ पे। और फॉर डिस्चार्जिंग, और डिस्चार्ज होते वक्त तो कैपेसिटेंस डिस्चार्ज होगा, कैसे होगा, अकर थ्रू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 से। डिस्चार्ज R1 R2 से होगा, और चार्ज होगा विद द कैपेसिटर C1 एंड R1। लोड C2 चार्ज होगा विद बाय द कैपेसिटर C1 एंड R1। तो फॉर्मूले में सिर्फ R1 होगा, और वेवटेल में R1 R2 C1 C2 दोनों। तो इसको थोड़ा ध्यान रख दीजिएगा आप समरी में। नेक्स्ट क्या है, मल्टी स्टेज मार्क सर्किट। अभी ये तो नॉर्मल सर्किट था, बट ऐसे मल्टीपल अगर वोल्टेज को क्रिएट करना है, हाई इम्पल्स को, तो आपको मार्क सर्किट की जरूरत है। तो मार्क सर्किट में होता क्या है, इसके अंदर देखिए, एक होता है आपका C1 और दूसरा होता है हाँ, तो कैपेसिटर का सर्किट और रेजिस्टर का सर्किट है। तो कैपेसिटर क्या काम करेगा, चार्ज करने के लिए। रेजिस्टर्स काम क्या करेंगे, डिस्चार्ज करने के लिए। तो इसी सर्किट को मार्क सर्किट बोलते हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन भी यहाँ पे नीचे होगा। डीसी चार्जिंग सर्किट, डेफिनेशन ऊपर ही था शायद, बड़ो डेफिनेशन और यहाँ पर ये, इन बेसिक सर्किट में सिंगल कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज डिस्चार्ज फ्लो वेव शेप। तो रीड कर लीजिएगा मार्क सर्किट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट से थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर दीजिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ का काम क्या है ना। यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया, लोड कैपेसिटर यूज़ किया, स्पार्क गैप यूज़ किया है, और इसमें एक चीज़ जनरेटिंग कैपेसिटर्स यूज़ किए हैं यहाँ पे ना। तो सब चीज़ों को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। मॉडिफाइड मार्क सर्किट है मल्टी स्टेज। मॉडिफाइड सर्किट भी होता है, इसके अंदर क्या है, इसके मॉडिफाइड के अंदर, मॉडिफाइड में RS बाई एन यूज़ किया ना, R2/N इसके, R2 डिवाइडेड इंटू n स्टेजेस, और R1 को डिवाइड किया है n स्टेजेस। जो कि नॉर्मल मार्क सर्किट में कैसा यूज़ किया था, नॉर्मल के अंदर इसको सिर्फ R1 R2 RS में डिनोट किया था। ठीक है, R1 R2 में ही रखा था उसको नॉर्मल में। RS इज अ चार्जिंग रजिस्टर। ओके, बट इसमें थोड़ा R1 को डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल सर्किट्स। तो उसकी वजह से आपको क्या मिलता है, थोड़ा सा एडवांटेज एक हो जाता है। नीचे देख लेते हैं। सो द टिपिकल 16 स्टेज इम्पल्स जनरेटर हैव स्टेज, इस तरीके से प्रैक्टिकल में 16 स्टेज का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो एक ऑब्जर्व ऐसा होता है कि इसके करने की वजह से आपका फॉर एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन द ट्रिगरिंग ऑफ स्पार्क्स, हाँ ये वाला चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक्यूरेट मिलने के लिए आपको स्पार्क गैप मस्ट भी सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है ऑसिलोस्कोप से पहले। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मार्क्स मल्टीपल सेवरल सर्किट डिस्चार्ज। जैसे जैसे मल्टीपल सर्किट होते तब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, इसीलिए उसको फॉलो किया। उस दौरान ही आपको स्विचिंग भी करना रहेगा, तो उसके लिए स्विचिंग के लिए क्या होता है, हम लोग करेंगे C1 यूज़ करेंगे यहाँ पे। अर्लियर क्या यूज़ किया था, यहाँ पे C1 था। ठीक है, C1 भी था, G भी था, बट यहाँ पे R1 R2 भी था, बट C2 नहीं था। 1 मिनट, शायद से स्विचिंग में इम्पल्स, स्विचिंग इम्पल्स जनरेशन, और इस दौरान यहाँ पे जी यूज़ किया। जी क्या डिनोट करता है, चेक कर, जी भी वही डिनोट करेगा इसमें, बट हाँ, आपको सिर्फ यहाँ पे लोड में कैपेसिटर दिखाना है CX करके। और वैसे देखा जाए तो ये नॉर्मल मार्क सर्किट बेसिक इम्पल्स सर्किट की तरह ही है, सिर्फ इसमें थोड़ा कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है लॉन्ग ड्यूरेशन लाने के लिए। तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 250/2500 माइक्रो सेकेंड का वैल्यू होता है इसका। ठीक है, चलिए, तो इस दौरान आपका ये थोड़ा शॉर्ट में होता है, देख लीजिएगा थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन करंट वाला। करंट इम्पल्स जनरेशन करने के लिए भी ऐसा कुछ सर्किट है नॉर्मल, तो सिर्फ आपको गो थ्रू करना है, इसमें ज़्यादा इतना डीप में जाना नहीं है। ठीक है, किस तरीके से सर्किट होता है, मैंने इसको नोट्स की तरह आपको शेयर किया था। ओके, चलो, तो ये हो गया आपका पार्ट 2 कवर हो जाता है यहाँ पे। अब इसका कुछ न्यूमेरिकल होता है, बट हम लोग समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल है यहाँ पे, न्यूमेरिकल का भी रखा था यहाँ पे, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 न्यूमेरिकल। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो
कॉकरोच वोल्टन का न्यूमेरिकल आता है। इसमें देखिए क्या बोला, 8 स्टेजेस है, 0.05 माइक्रोफैरड का सिंगल स्टेज ट्रांसफॉर्मर, 150 हर्ट्ज सप्लाई, लोड करंट 5 मिली एम्पियर। हाँ, तो इसको मैं समझाया किस तरीके से, इसका थोड़ा शॉर्ट से समझ लेते हैं। एक मल्टीप्लायर है, उसमें कैपेसिटेंस की हर एक वैल्यू 0.05 माइक्रोफैरड है। थोड़ा मैंने चेंज करके डाला है न्यूमेरिकल, उसकी वैल्यूज थोड़ा चेक कर लीजिएगा। फिर क्या किया है इसमें, सप्लाई ट्रांसफार्मर जो इनपुट साइड है 125 केवी है, 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उसकी, सेकेंडरी सप्लाई ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज की, और लोड करंट है यहाँ पे 5 मिली एम्पियर। निकालना क्या है आपको, परसेंटेज रिपल, रेगुलेशन, ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेज। सबसे पहले आपको फॉर्मूला डाल देना है परसेंटेज रिपल का। ध्यान रखना इसमें जो एन की वैल्यू है, एन क्या है, एन इज अ नंबर ऑफ कैपेसिटर। स्टेजेस कितनी थी, 8। अभी हमें बताया एक स्टेज में 2 कैपेसिटर लगते हैं, 2 डायोड लगते हैं, तो कैपेसिटर कितने लगेंगे, 8 के 16, 8 स्टेजेस में 16। तो हमें इस फॉर्मूले में रिपल निकालते वक्त एन क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, 16। तो सेकेंड फॉर्मूला है रेगुलेशन का, उसमें जो एन है वो आपका स्टेजेस डिनोट करता है, तो आपको वो एन के जगह पे 8 डालना जो कि स्टेज है। और जो थर्ड फॉर्मूला है उसमें तो एन की जरूरत लग नहीं रही है, तो आपको वो आउटपुट में क्या मिलता है, देखिए अभी इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, परसेंटेज रिपल आ रहा है 4.53%, मतलब इतने अमाउंट ऑफ वोल्टेज एसी है आपके डीसी में, चाहिए क्या डीसी ना, बट उसमें इतना अमाउंट ऑफ एसी मिलेगा आपको। और रेगुलेशन क्या बताता है, रेगुलेशन बताता है कितने अमाउंट ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है आउटपुट का, 12.4। वैसे तो 5% ही होना चाहिए टॉलरेंस में, 5 या 10%, पर ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए हमें एक ऑप्टिमम स्टेज निकलना ज़रूरी है। देखा जाए तो 14 स्टेज है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट है अभी इम्पल्स जनरेटर, जो कि आपका था यूनिट 3 का। इम्पल्स जनरेटर हाँ नहीं सर, ये भी एक क्वेश्चन है इम्पल्स जनरेटर का। इसमें देखिए क्या किया है, इम्पल्स में 12 स्टेज यूज़ किया है मार्क सर्किट में, और 0.126 माइक्रोफैरड यूज़ किया कैपेसिटर। रजिस्टर दिए दो R1 R2, लोड कैपेसिटर है आपका CN 1000। अभी इसमें ध्यान क्या रखना आपका कि देखिए इसमें यूनिट क्या है, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड। तो सबसे पहले आपको एक छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। किसको करोगे, छोटे यूनिट में, हम कर सकते हैं कन्वर्ट छोटे यूनिट में इसको, लोड कैपेसिटर को, जो कि 0.0 C2 है, 0.001 माइक्रोफैरड। और जो आपका इम्पल्स जनरेटर का जो कैपेसिटर एक दिया है C, पर हमें बताया कि अगर वो इम्पल्स जनरेट बेसिक सर्किट में तो C था, बट वो इम्पल्स में तो 12 स्टेज का होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, C/N करना पड़ेगा। और मॉडिफाइड इम्पल्स सर्किट में आर को भी डिवाइड बाय एन से करते, बट अभी हमारा मॉडिफाइड सर्किट नहीं, और क्वेश्चन भी पूछते हैं बेसिक में से सी को हमें C/N करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। C/N मीन्स 0.126/12, और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग 4th यूनिट का है, अभी थोड़ा मैं नेक्स्ट वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो